हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑल बोर्ड यूपी एग्जाम में। तो आज जो हमारा टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे गंगा रिवर के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में कलेक्ट करेंगे। आपसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर को जरूर देखें, पूरा देखें। अगर आप गंगा के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो भी अगले जितना भी ये लेक्चर है, लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर होगा, तो उसको आप पूरा लेक्चर देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर गंगा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस क्लास को आगाज करते हैं, क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो नदियां हैं वो 2 स्थानों से निकलती हैं। अगर पहले कहें कि हिमालय से नदियां निकलती हैं, उनको हम हिमालयन नदियां कहते हैं। ठीक है। और जो नदियां हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, उनको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण इसके भाग हैं, वो आप देख सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र है, वहीं पर गंगा नदी तंत्र है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम पूरे इस क्लास में, इस पूरे जिस लेक्चर में आपको आज गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। पहले तो हम गंगा की बात करते हैं। गंगा, तो गंगा हमारे यहाँ पे कोई नदी नहीं है। ये गंगा एक देवी के रूप में हमारे यहाँ पे पूजी जाती है। ठीक है। गंगा को हम गंगा भी नहीं कहते, गंगा माँ कहते हैं और बड़े ही आदर के साथ इनका नाम दिया जाता है। वो ऐसा है कि भारत के कल्चर में इनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। पहला तो कल्चर में यही है कि जब किसी व्यक्ति की देहावसान होता है, उसे जलाया जाता है, तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहाया जाता है। और ये मान्यता है कि गंगा में अगर उनकी अस्थियों को बहा दिया जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरी बात ये भी है यहाँ पर कि कहते हैं कि अगर ज्यादा पाप हो गए तो लाओ गंगा नहा लो, तो गंगा नहा के गंगा के में वो जाके अपने पापों को भी धो देते हैं। तो इस प्रकार से भी हमारे यहाँ पे कल्चरल महत्व है, कल्चरल इंपोर्टेंस है हमारी नदियों की, हमारी गंगा का। ओके। एक और बात जो गंगा को यूनिक बनाती है, जो विश्व में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो गंगा के जैसी हो। गंगा का जो पानी है वो कभी नहीं सड़ता। अगर आप उस पानी को एक बार रख लें, अपने घर ले जाएं और फिर उस पानी को आप कितने भी दिनों तक रख रखें, पूरी जिंदगी भर या आपकी पीढ़ियां भी अगर उस पानी का प्रयोग करें तो भी गंगा का पानी कभी नहीं सड़ता। गंगा के पानी में बैक्टीरिया पनपते ही नहीं है, ना ही कीड़े पड़ते हैं, यानी शुद्ध रहता है। विश्व में गंगा के अलावा ऐसी कोई भी नदी नहीं है जहां का पानी हमेशा शुद्ध रहता हो और जहां पर कीड़े न पड़ते हो। तो आप इस बात को अच्छे से याद रख सकते हैं और आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं। ओके। ऐसा क्यों है, गंगा के साथ ही ऐसा क्यों होता है? गंगा के साथ इसलिए ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है। वैसे तो अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं पता कर पाए कि आखिर ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता। लेकिन अलग अलग थ्योरी या लगातार यहाँ पर आती रहती है। बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक है। और जो बताते हैं कि गंगा का पानी क्यों खराब नहीं होता। कभी कभी बताया जाता है कि गंगा में एक काम बात है कि सल्फर की खानों में से होकर गंगा आती है, तो सल्फर किसी और पानी में डाल के देख लो तो क्या पानी सड़ता नहीं है, वो भी सड़ जाता है। तो ये थ्योरी अपने आप में फेल हो गई थी। फिर एक और वैज्ञानिक ने थ्योरी दी, उसको उसको कहते हैं बैक्टीरिया फेज थ्योरी। अब बैक्टीरिया फेज थ्योरी ये माना जाता है कि गंगा के पानी में एक बैक्टीरिया फेज है। अब बैक्टीरिया फेज क्या होता है? जीवाणु भोजी। बैक्टीरिया फेज को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जीवाणु भोजी। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जीवाणु भोजी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो गंगा को क्या कहते हैं? गंगा में क्या पाया जाता है? जीवाणु भोजी पाया जाता है। अब जीवाणु भोजी देखो, जीवाणु और भोजी माने भोजन करता हूं, यानी ऐसा कोई जो जीवाणुओं का भोजन करता है। एक मुझे बात बताइए, कोई चीज सड़ती क्यों है? तो आपको पता होगा ना, कोई चीज सड़ती क्यों है? सड़ती है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। अब जीवाणुओं की वजह से ही कोई चीज सड़ती है। अगर जीवाणु ना हो इसका मतलब सीधा है कि वो चीज सड़ेगी नहीं। तो हमारे पानी में जीवाणु विकसित ही नहीं होते, गंगा नदी में जीवाणु पैदा ही नहीं होते, और अगर जीवाणु कोई डाल दे तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। यानी ऐसा माना जाता है जीवाणुओं को खाने वाला, इन बैक्टीरिया को खाने वाला कोई ना कोई तो मौजूद है, उसी को कहते हैं जीवाणु भोजी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया फेज। ठीक है। बैक्टीरिया फेज जो अपने आप में क्या है? ये वायरस है, ये वायरस थ्योरी है, ये आपको याद रखना। चलिए इसके बाद एक और सबसे ज्यादा गंगा नदी के बारे में, गंगा जी के बारे में एक बात आती है, अगर गंगा कहां से निकलती है, गंगा कहां से निकलती है, इसके बारे में भी काफी चर्चा होती रहती है।
जैसे गंगा को अगर आप पूछोगे जनरली लोग बताएंगे गौमुख से निकलती है, तो आप गौमुख देखना चाहते हैं, ये है गौमुख। अब गंगा यहां से निकलती है, ठीक है, लेकिन एक मजेदार बात है कि यहां पर गंगा को गंगा के नाम से नहीं जाना जाता, गौमुख है। देखो गौमुख दिखाई दे रहा है, गाय जैसा मुंह है, जो आगे से गाय का मुंह होता है ना, कुछ उस प्रकार से ही मुंह है। अब यहीं से गंगा आ रही है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पानी भी दिखाई दे रहा होगा। अब इस गौमुख में कहां से पानी आता है, इसकी आज तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए। वो कहते हैं इसके पीछे कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर से ही पानी आ रहा है। ये अपने आप में चमत्कारिक चीज है कि आखिर ये पानी कहां से आ रहा है, वैज्ञानिक भी इसकी सोर्स को पता नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है गौमुख। ठीक है, गौमुख से गंगा निकलती है, लेकिन यहां पर गंगा को गंगा नाम न देकर इसको कहा जाता है भागीरथी। ठीक है, इसके पीछे भी कहानियां हैं। ये आपको पता होगा कि गंगा स्वर्ग में रहती थी और पृथ्वी पर, क्योंकि भगवान राम के जो खानदान में से जो उनके पूर्वज थे उनका नाम था भागीरथ। उन्होंने कहा कि भारत में अब जो इस पृथ्वी पर भी तो बहुत सारे पाप हैं, और इन पापों को समाप्त करने के लिए लोगों में पता है शांति लेने के लिए, लोगों के मन में से बहुत सारे पापों को मुक्त करने के लिए हमें भी गंगा की आवश्यकता है। तो उन्होंने घोर तपस्या करी, और घोर तपस्या करने के बाद गंगा जी को क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा गंगा जी धरती पर आए। अब गंगा जी का वेग इतना ज्यादा, गंगा जी में इतना ज्यादा वेग, इतनी ज्यादा वेलोसिटी कि इसको कौन संभाले। अब तो संभालने की बात आ गई कि कौन संभाले कौन संभाले, सबसे बात की जा रही थी कि ऐसा कौन संभालेगा इन्हें। तो शिव जी आगे आए कि ऐसा मैं संभालूंगा, आप अपने पूरा जो ताकत है पूरी, आप क्या काम, एक काम कीजिए, मेरी जटाओं पर आई। ठीक है, तो गंगा जी स्वर्ग से आई इनकी जटाओं में, तो जटाओं में इन्होंने इस तरह से बांध लिया, और जटाओं में से फिर जाके ऐसे करके गंगा जी निकलती हुई आपको दिखाई देती है। जब भी आपको शिव जी की पूरी पूरी आपको मूर्ति दिखाई देती है कहीं भी, तो आपको यहाँ से गंगा निकलती हुई दिखाई देती है। तो इन्होंने अपनी जो बालों में बांध लिया था, और फिर वहां से गंगा जी यहाँ से आई थी। और फिर अब आप यहीं पर देख सकते हो, तो अब यहाँ पर अगर हम ज्योग्राफी का अब थोड़ी सी हम मिथोलॉजी से अलग निकल जाए, अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो यहाँ से गंगा भागीरथी के रूप में जानी जाती है। भागीरथ की वजह से गंगा नदी धरती पर आई थी, इसलिए गंगा जहां से भी निकलती है वहां पर उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथ को इसका कहते हैं ना कि कोई काम आदमी काम करता है तो उसका क्रेडिट दिया जाता है, तो भागीरथ को क्रेडिट दिया गया है, इसलिए गंगा को यहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है देवप्रयाग। ये क्या है, ये देवप्रयाग नाम है। अब यहां पर जो आ रही है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये भागीरथी नदी है, जो अभी मैंने आपको बताया था भागीरथी। क्या है, भागीरथी है, जो आपको याद रखना है। अब यहां से जो आ रही है उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, इधर से एक नदी आती है अलकनंदा, इधर से वही भागीरथी आती है जो गौमुख से निकलती है। कहां से निकलती है, गौमुख से निकलती है, ये भागीरथी है। और जो भागीरथी आती है तो बहुत ज्यादा शोर करते हुए आती है, बहुत ही ज्यादा शोर करती है भागीरथी। ठीक है, ज्यादा शोर करती है, तो यहाँ के स्थानीय निवासी इसको क्या कहते हैं, सास कहते हैं। तुमने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि बहू के मुंह से तो कुछ आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन सास के मुंह से बहुत ज्यादा आवाज निकलती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा कह रही बहू ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये क्या काम हो रहा है। लेकिन आजकल की तो तुम्हें पता है बहू की आवाज ज्यादा निकलती है, सास तो आजकल चुपचाप बैठती है, आजकल तो उल्टा सिस्टम हो गया है। तो ये आपको अच्छे से पता भी होगा, आपको इसकी जानकारी भी होगी। तो यहाँ इसको सास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये अलकनंदा शांत आती है, बिल्कुल धीरे धीरे चंचल रूप में चलती हुई, तो इसको बहू कहा जाता है, यह शांत है। ठीक है, आज के जमाने में तो बेटा उल्टा है। ठीक है, बहू आजकल ज्यादा खतरनाक हो गई है और सास थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है आज के जमाने में। चले कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, देवप्रयाग है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं, ये दोनों का संगम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही दोनों का संगम होता है, संयुक्त धारा यहां से आपको संगम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये संगम है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां पर होता है, ये भी आपको आंसर बताना है कि देवप्रयाग। क्या आंसर होगा इसका, देवप्रयाग। ये भी आपको याद रखना। तो देवप्रयाग में दोनों का हो गया संगम। ठीक है, और संगम के बाद ये चलने लग गई। ठीक, अब यहां से आगे चली, अब जैसे ही आगे चलेगी इसका नाम पड़ गया यहां से गंगा। तो यहां से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो कभी पूछ रहे कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपको आंसर बताना है देवप्रयाग। ठीक है, वैसे वास्तव में अगर देवप्रयाग ऑप्शन में नहीं है तो आप गौमुख भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन अगर देवप्रयाग ऑप्शन में है तो गंगा को देवप्रयाग से ही माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वास्तव में देवप्रयाग ही पूछना चाहता है, इसलिए ऑप्शन में उसने देवप्रयाग को डाला है। ये जरूर याद रखना।
बात समझ में आएगी नहीं आई? तो चलिए अब आपको बात तो समझ में आ जाएगी, और अभी नहीं आएगी तो फिर कब आएगी, बात तो ये है ना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा, अब इसको गंगा नदी को यहाँ से गंगा माना जाता है। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ नदियों को देखते हैं, उत्तराखंड की नदियों को, और वहां से हम गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी पड़ताल करते हैं, जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर गंगा नदी किस प्रकार से कहां कहां से निकलती है, कौन कौन सी नदियों का पानी इस गंगा नदी में यहाँ पर आता है। तो चलते हैं, आपको मैं उत्तराखंड लिए चलता हूं। ये है आपका उत्तराखंड, ये पूरा जो आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, सारी नदियां, ये मुख्य मुख्य नदियां जो उत्तराखंड से ही निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नदियों के बारे में। ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ का नाम याद रखना, ये हमारे 4 मठों में से एक है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका निर्माण करवाया था, और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखना। और कहाँ पर है? उत्तराखंड। एक जगह है, आप वहां पे जा सकते हैं, रह भी सकते हैं, एक शहर है ये। अब ये क्या है? बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ में याद रखना, बद्रीनाथ में ये पानी कहां से आता है? तो इसके पीछे ग्लेशियर है। ठीक है, बद्रीनाथ के पीछे एक ग्लेशियर है, उसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। क्या नाम है उसका? सतोपंथ ग्लेशियर है, जो आपको याद रखना है। और सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, इस तरह से ये सब अलकनंदा नदी जा रही है, ऐसे करके यहां से। ठीक है, तो सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये आगे चलती है, तो आगे चलकर यहीं से उत्तराखंड से नदी निकलती है, उसका नाम है धौली गंगा, और धौली गंगा इसमें जाके यहाँ पर मिल जाती है। जहां पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, उसका नाम पड़ जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? विष्णु प्रयाग है। याद रखना, प्रयागों में विष्णु प्रयाग को छोड़कर सभी जगह शहर हैं, केवल विष्णु प्रयाग में कोई शहर नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब अलकनंदा थोड़ी सी आगे जाएगी तो यहाँ पे नंदाकिनी नदी मिल जाती है, तो नंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है उसका नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग, ये भी आपको याद रखना। फिर आगे चलकर पिंडर नदी मिल जाती है, पिंडर नदी, तो पिंडर नदी जहां पर मिलती है उसका नाम पड़ जाता है कर्ण प्रयाग, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो ये आपको 3 प्रयाग हो गए हमारे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। इस तरह से आप याद रख सकते हैं आराम से। ठीक है, सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग है। दूसरा, अब देखो इसको तो याद रखने की जरूरत है, नंदाकिनी, नंद प्रयाग। ठीक है, विष्णु और धौली, तो विष्णु माने विष्णु के जो पता गले में एक मणि होती है, मणि। ठीक है, और वो मणि बहुत ज्यादा व्हाइट होती है, व्हाइट को धौल भी कहते हैं, धौला यानी सफेद रंग भी कहते हैं। तो धौली गंगा को भी आप इससे याद रख सकते हैं। यहाँ पर पिंडर नदी है, पिंडर। अब पिंडर को हम कैसे लिखते हैं बेटा? पिंडर। और कर्ण को कैसे लिखते हैं? कर्ण। देखो दोनों में अणा है, ये और ये अणा है, और किसी में दोनों में अणा नहीं है, बस इतना याद रखना। कर्ण और पिंडर दोनों को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर केदारनाथ, यहाँ शिव जी का मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से भी एक नदी निकलती है। अब ये नदी कहाँ से निकलती है? हमें ग्लेशियर से निकलती है ना, तो केदारनाथ के पीछे ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? चौराबाड़ी ग्लेशियर। अब यहां से चौराबाड़ी ग्लेशियर निकलता है, ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी, या इसको कहते हैं पूर्व धौली गंगा। इसको कहेंगे हम पूर्व धौली गंगा, जो आपको याद रखना है। और पूर्व धौली गंगा मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा से मिलती है, वहां पर एक प्रयाग है, उसका नाम है रुद्र प्रयाग। वहां पर क्या है? रुद्र प्रयाग है, वो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, अब आपको याद भी हो गया होगा, इतना कोई बड़ी चीज तो है नहीं जिसको आप अच्छा आराम से याद ना रख कर ना पाए। एक बार प्रश्न और आया था कि रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच में कौन सी नदी बहती है, ऐसे भी प्रश्न आया था, तो आपको बताना है पूर्व धौली गंगा और मंदाकिनी। एक और बात और याद रखना कि अगर आप इधर मुंह करके खड़े हैं तो आपका ये कौन सा होगा? राइट हैंड होगा, राइट हैंड। ये क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। तो ये जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा के राइट हैंड से मिलती है, ये भी क्वेश्चन याद रखना। वो पूछ सकता है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा, और कहेगा कि ये जो मंदाकिनी नदी है ना, अलकनंदा के बाईं ओर से मिलती है। इस तरह से ये प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसको तैयार रखें। ये क्या है? मंदाकिनी है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। और यहाँ पर क्या है? ये रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब इसके बाद यहां से ये गंगोत्री है। अब गंगोत्री, मैंने सारी चौराबाड़ी बताया, गंगोत्री में वही है, यहाँ पे कोई ग्लेशियर का नाम तो किसी को पता नहीं, इसलिए गौमुख बोल देते हैं।
ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर भी है, ठीक है, गौमुख। अब गंगोत्री ग्लेशियर भी है, जगह भी है, और गौमुख जहां पर मैंने अभी मुंह दिखाया था वहां से, तो गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है, और भागीरथी मिल जाती है यहाँ पे देवप्रयाग में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका। वो मैं आप क्या किया है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो आप इसको तैयार रखें। अब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले विष्णु गंगा है, फिर उसके बाद पहले विष्णु प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है। आप इसको सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं, तो आप इसको सीक्वेंस में भी याद रखें तो आपको अच्छे से याद हो सकता है ये, ठीक है। चलिए, अगर आप नीचे से देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा साइड बाई कर दें, रुद्र प्रयाग को अगर आप याद रख लें तो देखो, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग को याद करने की जबरदस्त ट्रिक है, कभी आप भूलोगे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। और रुद्र प्रयाग याद रखना, देव प्रयाग के सीधे बाद रुद्र प्रयाग आता है, ठीक है। देव प्रयाग के बाद सीधे क्या आता है, देव कौन है, रुद्र, यानी याद रखना। तो यहाँ पे ABCD याद रखना, तो डी के बाद क्या आता है, के, फिर उसके बाद क्या आता है, एन आता है, और एन के बाद क्या आता है, वी आता है। इस तरह से आप याद रखना। अगर वर्ण वाला के क्रम में अगर देखेंगे तो पहले डी आता है, उसके बाद के आता है, तो डी से देवप्रयाग, वहां पे तो लिखा होगा ना, 4 ऑप्शन होंगे। अब आप देख लेना, सीक्वेंस अगर पूछ ले कि नीचे से ऊपर लगाओ, ऊपर से नीचे लगाओ, तो आप सीधे बना सकते हो, यहाँ पे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देवप्रयाग हो गया, फिर इसके बाद के आता है, कर्णप्रयाग हो गया, फिर उसके ऊपर क्या हो गया, एन से नंदप्रयाग हो गया, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर एन आएगा, फिर उसके बाद वी सबसे लास्ट में आता है, तो विष्णु प्रयाग हो गया। बस आपको रुद्र प्रयाग ये भांत बिगाड़ रहा है, इसको आप याद रखना यहाँ से, कि देव प्रयाग जैसी समाप्त होगा वहां पर रुद्र प्रयाग यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बहरहाल, चलिए, अब गंगा नदी थोड़ी सी आगे चलती है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ से कुछ ये ऐसे करके चलती है नदी, ऐसे करके यहाँ से ऐसे चली जाती है, और यहां से ऐसे करके होते हुए ऐसे चली, ठीक है। ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी देखिए कौन कौन से राज्य में होकर बहती है, यहीं पे देखो, सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद दिखाई देगा आपको बिहार, फिर आपको दिखाई देगा थोड़ा सा इसमें झारखंड का हिस्सा है, थोड़ा सा है, झारखंड में बहुत कम जाती है। और यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है फरक्का बैराज, ये वेस्ट बंगाल में आती है आगे, ठीक है, फरक्का बैराज है। यहाँ से ये नदी 2 भागों में बट जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश में, एक चली जाती है यहाँ पर। अब यहीं पर ध्यान रखो, यहाँ पे पहले भागीरथी इसका नाम है, फिर इसका नाम गंगा हो जाता है। यहाँ के बाद ये जैसी दक्षिण में उड़ती है, इसका नाम पड़ जाता है हुगली। और हुगली कहाँ पर बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है, ये आपको याद रखना है। अब हुगली में भी याद रखना, शुरुआत में जैसी ही मुड़ती है, दक्षिणी तरफ मुड़ती है, पहले इसे कहा जाता भागोरथी, ठीक है, भागीरथी, इसका दोबारा नाम भागीरथी हो जाता है। और वहां पे बंगाल वाले मुंह गोल करके बोलते हैं, भोगोरथी बोलते हैं, भागोरोथी, ठीक है। तो पहले इसको ये भोगोरथी बोलते हैं, भागोरथी, और फिर इसके बाद आ जाती है हुगली, ठीक है। शुरुआत में इसको भागीरथी बोला जाता है, फिर इसके बाद हुगली बोला जाता है। यहाँ पर ये बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है पद्मा, बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा कहते हैं। और यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ऐसे करके इसमें मिल जाती है, इसी का नाम पड़ जाता है मेघना, ठीक है। और मेघना के नाम से यहाँ पर ये चली जाती है, यहाँ पे हुगली के नाम से चली जाती है, और यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो अगर अब आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ये नदी कौन सी जगह कहाँ पर कितने कितने किलोमीटर जाती है, तो ये आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे, ये रहा उत्तराखंड, तो यहाँ पर उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में बहती है 450 किलोमीटर, ठीक है। वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बहती है 1000 किलोमीटर। वही बिहार की बात करें तो ये बहती है 405 किलोमीटर। वही झारखंड की बात करें तो ये बहती है 40 किलोमीटर। और वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो बहती है 530 किलोमीटर। तो अगर गंगा नदी सबसे ज्यादा, टोटल कितना हो गया, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूरी गंगा नदी की। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा ये हमारी यूपी है, और यूपी से कम कौन है, वेस्ट बंगाल है, इससे कम कौन है, यूके है,
फिर उससे कम कौन है, बिहार है, और सबसे कम कहाँ पर बहती है, झारखंड में बहती है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से याद रख पाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर तो गंगा नदी यहाँ पर आ गई। अब पूछता है, गंगा नदी तो पर्वतों से निकलती है ना, ऊंचे ऊंचे स्थानों से निकलती है। अगर हम बात करेंगे तो गंगा नदी ऊपर यानी पर्वतों से निकलती है। अब उत्तराखंड में क्या है, पर्वत है। अब उत्तराखंड से जैसे ही, ठीक है, वो पर्वतीय क्षेत्रों में आएगी, पर्वतीय क्षेत्र कहीं होंगे तो पर्वतों के बाद मैदान शुरू होते हैं ना, तो प्रश्न आता है गंगा नदी मैदान में कहां से प्रवेश करती है, तो आंसर याद रखना, हरिद्वार। गंगा नदी जो हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से पहले क्या आता है, ऋषिकेश पड़ता है। ठीक है, ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, और जैसे ही हमारे यहाँ पर एक आता है बिजनौर, बिजनौर से यह यूपी में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश वालों याद रखना, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है वो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और देखो यहाँ पर है बलिया, बलिया से बाहर निकल जाती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिजनौर से यह उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, बिजनौर। और यहाँ पर क्या है, बलिया, बलिया से ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। बिजनौर से एंटर करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। ये दोनों ही आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे ना, इसको अच्छे से याद रखोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हम होने नहीं देंगे और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी इसमें चल के आगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, अगर हम लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई की, तो अभी हमने देखा था कि 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और इसका अपवाह क्षेत्र जो है, ड्रेनेज एरिया है, वो 8,61,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। अब आप कहोगे सर ड्रेनेज एरिया क्या होता है, ड्रेनेज एरिया का मतलब होता है कि इस नदी के अंदर कितनी जगह का पानी है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का इसमें पानी प्रवाहित होता है, तो यही कहते हैं उसका अपवाह क्षेत्र, या कहते हैं ड्रेनेज एरिया। क्या कहते हैं इसको, ड्रेनेज एरिया। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बात यहां तक आई या नहीं आई समझ में, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर तो यहाँ पर फिर तो मैंने आपको सब बता दिया था, बलिया से बाहर निकल जाती, फिर बिहार में आ जाती है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से ये इसके साथ है। ठीक, अब यहाँ पर आपको मैंने एक ही जगह फिगर में दिखा दिया, ये उत्तराखंड है। ठीक है, ये आपको गौमुख दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देवप्रयाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहाँ कहाँ कितनी बहती है, और ये आपको पूरा मैंने बता दिया था, ये उत्तराखंड के बारे में आपको, और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, बड़े ही अच्छे और बड़े ही अच्छी तरीके का हमने आपको एक तरीका भी यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम गंगा की सहायक नदियों को हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। गंगा की हम सहायक नदियों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और यहां पर हम आपको यहीं पर छोड़ देते हैं, और अगली क्लास हमारी फिर होगी, कल हम आपको इस क्लास को आगे पढ़ाएंगे। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।